Like, comment, and subscribe. आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि लोक कथाओं के गहरे अंधेरे कोनों में झांकने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है मेचो भूत की। देखिए, मेचो का मतलब होता है मछली से जुड़ा हुआ, एक ऐसा भूत जिसकी पहचान उसकी कभी न मिटने वाली भूख है। तो चलिए इस खौफनाक दास्तान को शुरू से जानते हैं। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत ऐसी ही किसी रात से होती है ना? गरजते हुए बादल, चमकती हुई बिजली और एक अनजाना सा डर कि ये तूफान अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, कुछ और भी लेकर आने वाला है। हमारी कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी ही रात से जो अपने साथ एक अनचाहा मेहमान लेकर आई थी। कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं तपन और उनके परिवार से। तपन एक सरकारी अफसर हैं जिनका ट्रांसफर एक सुनसान नदी किनारे बने बंगले में हो गया है, और उनका यहाँ आना किसी भी लिहाज से अच्छा या शुभ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि घना अंधेरा और जोरदार तूफान तो जैसे उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहां मौजूद थे। तो होता ये है कि देर रात मूसलाधार बारिश के बीच तपन, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी उस वीरान बंगले पर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है भवन से, जो उस बंगले का बूढ़ा चौकीदार है। उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चिंता दिखाई देती है, और भुवन के मुंह से जो पहले शब्द निकले ना, वो कोई स्वागत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उसने परिवार को इस वक्त इस तूफानी मौसम में बाहर रहने से साफ साफ मना किया। लेकिन शहर से आए तपन बाबू के लिए ये सब एक बूढ़े आदमी का अंधविश्वास था। उन्होंने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, और शायद यहीं से उस अनहोनी की पहली ईंट रखी गई। अब जैसे ही परिवार गाड़ी से बंगले की तरफ आगे बढ़ा तो नदी के किनारे उन्हें एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। और जानते हैं वो कौन था? वो हूबहू भुवन जैसा लग रहा था। ये देखकर सब चौंक गए, क्योंकि भुवन को तो दूसरे छोटे रास्ते से आना था। वो इतनी जल्दी, और वो भी पैदल, यहाँ कैसे पहुंच सकता था? सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। अगर वो भुवन ही था तो इस भयानक तूफान में पैदल चलकर वो गाड़ी से पहले यहाँ कैसे पहुंच गया? ये सवाल सिर्फ एक उलझन नहीं था, ये उस जगह की पहली अजीब, नामुमकिन लगने वाली घटना थी जिसने सबके दिलों में एक खटक पैदा कर दी थी। और जैसे ही वो बंगले पे पहुंचे, उनका शक और भी गहरा हो गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। भुवन वहां पहले से ही मौजूद था, लालटेन जलाए उनका इंतजार कर रहा था। जब तपन ने उससे नदी के पास दिखने की बात पूछी तो भुवन ने साफ इनकार कर दिया। बोला, मैं तो कब से ही आपका इंतजार कर रहा हूं। अब ये रहस्य और भी ज्यादा उलझ गया था। उस रात सोने से ठीक पहले भुवन ने उन्हें एक और भी ज्यादा सीधी चेतावनी दी। उसने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, रात में उस तरफ से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। उसने ये नहीं बताया कि किससे दूर रहना है, बस कहा उससे दूर रहें। ये एक और चेतावनी थी जिसे परिवार ने एक बार फिर अनदेखा कर दिया। तो अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, वो पड़ाव जहां अनदेखा डर अब अपनी मौजूदगी के सबूत छोड़ने लगता है। अब तक जो सिर्फ एक अजीब से एहसास था ना, वो अब हकीकत बनकर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। नदी का बुलावा अब और भी साफ सुनाई देने लगा था। अगली सुबह जब मंदाकिनी ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उसकी चीख ही निकल गई। रात की बारिश से जो मिट्टी गीली हो गई थी, उस पर पैरों के निशान थे, एकदम साफ गहरे निशान जो नदी के किनारे से शुरू होकर सीधे उनके बंगले के मुख्य दरवाजे पर आकर खत्म हो रहे थे। पर इन निशानों में कुछ बहुत ही अजीब और भयानक था। देखिए, लोक कथाओं में उल्टे पांव का जिक्र आता है। कहा जाता है कि ये उन आत्माओं की निशानी है जिनके पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो आगे नहीं बढ़ सकती, वो हमेशा अपने अतीत से बंधी रहती हैं, और उनके निशान हमेशा धोखा देते हैं। भुवन ने जैसे ही उन निशानों को देखा, उसका तो चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में जो बताया, उससे सुनकर पूरे घर में जैसे मौत का सन्नाटा पसर गया। उसने कहा, ये निशान घर से नदी की तरफ जाने के नहीं हैं, ये नदी से घर के अंदर आने के हैं। ऐसे निशान तो सिर्फ उसी के हो सकते हैं जिसके पांव उल्टे हों। कुछ दिन बिल्कुल खामोशी में गुजरे। फिर एक दोपहर जब सुगंधा नदी किनारे टहल रही थी तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई। उसकी आंखें एकदम गहरी थीं और इसकी मुस्कान में एक अजीब सा खिंचाव था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सुगंधा उसकी तरफ खिंची चली गई, ये भूलकर भी कि उसे नदी के पास अकेले जाने से मना किया गया था।
बातों ही बातों में उस लड़की ने सुगंधा से एक बहुत ही अजीब पर मासूम सी लगने वाली मांग की। उसने पूछा, मुझे मच्छी दोगी? मच्छी मतलब मछली। और तभी कहानी का नाम जहन में गूंजता है, मैच्छो भूत। वो मांग मासूमियत भरी नहीं थी, वो उस चीज की पहचान थी, और वो मांग सब कुछ बदलने वाली थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि एक साया बनकर आपका पीछा करने लगता है। सुगंधा का घर तक का सफर अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक भयानक दौड़ बनने वाला था। तो हुआ ये कि जैसे ही सुगंधा बाजार से घर लौट रही थी और सूरज डूब रहा था, खौफ ने उसे घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज असहनीय गंध हवा में फैल गई। फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई परछाई कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही है। और फिर वो आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं था। वो आवाज सीधे उसके कान में फुसफुसाई गई थी, जैसे ठंडी हवा का कोई झोंका हो। बंगाली में कही गई वही मांग, मुझे मछली दो। लेकिन इस बार आवाज में मासूमियत नहीं थी, इस बार उसमें एक हक था, एक धमकी थी। सुगंधा ने जब डर के मारे अपने कदम तेज किए, तो वो फुसफुसाहट अचानक एक गुस्से भरी चीख में बदल गई, जो पूरे सन्नाटे को चीर गई। तुम के मौज देबे ना? मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी? अब वो चीज सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, वो नाराज थी। बस फिर क्या था, सुगंधा अपनी जान बचाने के लिए भागी। उसे कुछ भी होश नहीं था, बस सांसें उखड़ रही थी और दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो किसी तरह घर के दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से उसे पीटने लगी। और जैसे ही दरवाजा खुला, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। वो बच गई थी, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लगा था। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे भयानक पड़ाव पर है, वो पड़ाव जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा और एक ऐसा सच सामने आएगा जो उस परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बदल कर रख देगा। आधी रात को जब पूरे घर में कब्र जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था, मंदाकिनी की नींद रसोई से आ रही कुछ अजीब सी आवाजों से टूटी। ऐसी आवाजें जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, कुछ कुतर रहा हो। वो ये देखने के लिए उठी कि आखिर इतनी रात को रसोई में है कौन। रसोई में जो नजारा था, उसे देखकर तो मंदाकिनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां सुगंधा खड़ी थी, हाथ में कच्ची मछली पकड़े, और उसे खा रही थी। उसका मुंह और कपड़े खून और मछली के टुकड़ों से सने हुए थे, पर सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें थीं, जिनमें एक राक्षसी, एक अमानवीय चमक थी। वो अब उसकी बेटी बिल्कुल नहीं लग रही थी। जब मंदाकिनी ने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो सुगंधा के अंदर से एक दूसरी, एक बहुत खुरदरी और भयानक आवाज निकली। भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। मैच्छो भूत को उसका घर मिल चुका था, और वो घर था सुगंधा का जिस्म।